एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी सीटेट की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरोज लर्निंग हब पे, जहाँ पर मैं आपको सीटेट, स्टेट लेवल टेट, टीचिंग एग्जाम जैसे कि DSSB, NVS, KVS, ये सब की पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाती हूँ। चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो, बेसिक मैथ्स हो, EVS हो या और कोई अदर सब्जेक्ट हो, ये सब की तैयारी हम यहाँ पर आपको करवाते हैं। आप सभी जान रहे हैं, लास्ट प्रीवियस वीडियो से मैं आपको सीटेट पेपर 1 जनवरी 2021 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। पहले मैंने आपको इंग्लिश के पैसेज और पोएम करवाए थे, और अभी हम कुछ लास्ट वीडियो से CDP को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करके, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन को रीड करके आंसर को बता देना ही मेरा काम नहीं है। अगर मैं आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूं, उसके पॉइंट्स को इलेबोरेट नहीं करूं, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे लर्नर होंगे यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम सीटेट अटेम्प्ट करने जा रहे होंगे, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा। तो डीप में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक एक पॉइंट्स और चीज़ों को, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से इलेबोरेट करेंगे, समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपकी जो नॉलेज है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी होगी। और आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हुए क्वेश्चन को सीटेट जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो समझ के उसको सॉल्व करने के जो आप एबिलिटी है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, और आप अच्छे से चीज़ों को कर सकेंगे, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से जितना भी हो सकता है वो हम देखते हैं कितना कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मैंने जैसा कि पहले ही बोला आपको, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बता देना ही मेरा काम नहीं है, उसे एक्सप्लेन करना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, किस बारे में बोला है, कहाँ से बताया गया, ये सब कुछ हम डीप में डिस्कस करेंगे। तो 16th क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने B.Ed में टॉप किया हुआ था। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था। एज ए PGT इंग्लिश टीचर मैंने 5 to 6 ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और यहाँ पर मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ, चाहे वो पेडागोजी हो या कंटेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। 16 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। ऑप्शन है लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस। सृजनात्मकता, यहाँ पे मिस्टेक है ना, सृजनात्मकता होगा। सृजनात्मकता जो होती है यानी कि क्रिएटिविटी, आप जानते हैं क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, है ना। बच्चे जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, है ना, उनमें जो सृजनात्मकता या सृजनशील जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है। तो इसकी पहचान का सबसे मुख्य लक्षण क्या है, क्या मेन फीचर है, कैसे पहचानेंगे कि बच्चा क्रिएटिव है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, मतलब कि उसका जो कॉम्प्रिहेंशन है, बोध शक्ति है, जो समझने की जो उसकी जो लेवल है वो कम है। तो क्या, एक बात बताइए, अगर बच्चा कम समझता है, उसकी जो समझने की बोध शक्ति है कम है, तो वो क्रिएटिविटी कैसे हो पाएगा। क्योंकि क्रिएटिविटी में तो आप की जो इमेजिनेशन स्किल है, इमेजिनेशन पावर है, वो हाई होना चाहिए। एक क्रिएटिव बच्चा जो है, उसकी इमेजिनेशन जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच सकता है, बहुत ही अलग सोच सकता है ना। जो मतलब एक ही तरह का, एक ही चीज़ में जाके नहीं अटकता है। वो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो कई अप्रोचेस का इस्तेमाल करेगा, कई तरीके बताएगा, है ना। तो लो कॉम्प्रिहेंशन वाला बच्चा जो है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, ये गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाँ ये एकदम सही है, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है अपसारी चिंतन, मतलब एक प्रॉब्लम के लिए आप कई तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच रहे हैं। ओके। हाइपर एक्टिविटी, अगर देखिए अति सक्रियता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी एक तरह का एक प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि ADHD जो होता है वो हाइपर एक्टिविटी को दर्शाता है, ये एक डिसेबिलिटी होती है ना। हाइपर एक्टिव है अगर बच्चा, तो क्रिएटिविटी उसमें नहीं आ सकती। इन अटेंटिवनेस, अगर वो अटेंटिव नहीं है, असतर्कता है उसमें, अटेंटिव नहीं है, मतलब अटेंशन उसका जो है स्पैन है वो बहुत कम है, किसी एक चीज़ में अटेंटिव मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं टिक पाता है, तो ये भी एक कमी है। हाइपर एक्टिविटी भी एक कमी है। तो ये तीनों एक तरह से गलत हो जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। बच्चा अगर डाइवर्जेंट थिंकर है तो वो क्रिएटिव है, ठीक है।
आंसर हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बच्चा जो है मतलब कि जो लर्नर्स हैं एक स्कूल में डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। उस टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए डाइवर्सिटी के बारे में बात करने के लिए? बिल्कुल गलत है। अवॉइड जैसे शब्द का इस्तेमाल आता है वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। भाई डाइवर्सिटी के बारे में वो बच्चों को बताएगी तो बच्चे खुद जानेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। समावेशी मतलब वो चीज़ें होंगी, मतलब बच्चे अपने अंदर समावेश करेंगे कि हाँ विविधताएं होती हैं और किस किस तरह की होती, क्या क्या उसके गुण होते हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये सबको वो एक्सेप्ट करना सीखेंगे और सीखेंगे, नई चीज़ सीखेंगे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए मैं कहती हूँ कि एक क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो इससे क्या होगा, एक बच्चा दूसरी भाषा, दूसरे परिवेश की भाषा सीखेगा, दूसरा बच्चा उसकी भाषा सीखेगा, तो क्या ये लर्निंग नहीं हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का निर्माण नहीं हो रहा है क्या? हाँ, तो क्या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, बहुत सही है ना। अलग अलग जो सेटिंग्स होते हैं, विभिन्न तरह के विविध तरह के जो सेटिंग होते हैं उसके एग्जाम्पल आप देते हैं बच्चों को, तो इससे आप रोल मॉडल क्रिएट करते हैं, मतलब बताते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हाँ अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई छोटे बैकग्राउंड से अभी आया, मतलब कोई छोटे बैकग्राउंड से आके कहाँ पहुँच गया मेहनत करके, कोई यहाँ से आया, कोई वहाँ से आया, इस तरह की एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो बच्चों को बहुत हेल्पफुल होता है। ये सही है। स्टिल हम 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं ना और उसके ऑप्शन को अच्छे से देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ पाते हैं, तो वहीं पे 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ के ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़ना। ये नहीं कि हमें सेकंड नंबर दिख गया हम बाकी ऑप्शन को छोड़ देते हैं और उसको कर देते हैं सही। कई बार क्या होता है, आजकल जब ऑनलाइन जो एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो ट्रिकी दे देते हैं, मतलब आपको ऑप्शन एक जैसे लगेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर जब तक आप सारे ऑप्शन को सही से, इत्मीनान से, आराम से नहीं पढ़ लेंगे तो आप इस बात की तय तक नहीं पहुंचेंगे कि कौन सा ऑप्शन सटीक है और सही आंसर है। ठीक है। तो जैसा हमने देखा ये सही लग रहा है, लेकिन फिर भी हम ये 2 को नहीं छोड़ सकते, हम पहले देखेंगे उसके बाद हम अपने आंसर पे जाएंगे। 3rd नंबर बोल रहा है यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल। देखिए स्टैंडर्डाइज जैसी कोई चीज़ होती है ना, या रिजिड, ठोस, स्टैंडर्डाइज या एक तरह का कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे आप टीचिंग में, वो गलत होता है, क्योंकि आप एक पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड या एक तरह का चीज़ आप नहीं सेट कर सकते। आपको हर तरह से फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है, क्योंकि अब यहाँ पे जब डाइवर्स लर्नर की बात कर दी गई है, जब लर्नर डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं तो आप एक स्टैंडर्ड कैसे सेट कर सकते हैं? ये सभी के लिए सूटेबल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। देखिए नेगेटिव स्टीरियोटाइप मतलब यहाँ पे बोला गया ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। नकारात्मक रूढ़िबद्ध यानी नेगेटिव स्टीरियोटाइप, जो रूढ़िबद्धता है, जो पुराने ज़माने की जो सोच है और उस पर भी नकारात्मक, उसको बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये ऐसे जो रूढ़िबद्धता है, नकारात्मक रूढ़िबद्धता है, वो क्या हो जाए और मजबूत हो जाए। क्या ये सही है? हम तो चाहते हैं कि रूढ़िबद्धता को हटाई जाए, है ना। प्रोग्रेसिव टीचिंग होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव लर्निंग होनी चाहिए, ना कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बढ़ावा देने की बात करें तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। और वैसे भी आप एक और ट्रिक है कि ये नेगेटिव स्टीरियोटाइप बोल रहे हैं, नेगेटिव जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया अपने आप में ही ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। ये जो है ऑप्शन 2nd नंबर ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ये आपका सही होगा। ओके, क्योंकि आप विविध विन्यासों के उदाहरण को दे रहे हैं बच्चों के सामने, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई किसी बहुत ही निचले स्तर से, मतलब कि बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, या फिर एजुकेशन वगैरह उसको प्रिविलेज नहीं मिला है, प्रावधान नहीं मिला, फिर भी वो उठ के ऊपर कैसे उठा, ये सब का अलग अलग चीज़ों का आप एग्जाम्पल देते हुए बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड में, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं या उनका सोशल स्टेटस काफ़ी
निचला है स्तर है ना, तो वो अपने आप को नेगेटिव यानी कि लो फील नहीं करेंगे। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, जब ये नीचे से ऊपर तक पहुंच सकते हैं मेहनत करके, तो हम भी मेहनत करके बिल्कुल पहुंच सकते हैं। और उन्हें अपने जो क्लासरूम में और बाकी लोगों को देख के अपने आप में हीन भावना नहीं आएगी। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्सिटी। आई होप जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। स्टिल कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 18th क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूँ और आंसर बता दूँ तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा। जो दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं उन्हें तो फिर भी कुछ हद तक समझ में आएगा, कुछ हद तक क्या हो सकता है अच्छे से समझ आए, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए परेशानी होगी, क्योंकि उन्हें बहुत सारे टर्म्स पता नहीं हैं। डायरेक्ट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो इसी में ही थ्योरी और उसके पैटर्न छुपे होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं, है ना। तो सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम अच्छी से अच्छी डीप एक्सप्लेनेशन लेते हुए चलेंगे, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उस फील्ड में वो अच्छी हो। चलिए देखते हैं 18th क्वेश्चन। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एक टीचर कैसे फैसिलिटेट कर सकता है, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जहाँ पे ड्रिल एंड प्रैक्टिस आती है ना, ये कन्वेंशनल मेथड का इस्तेमाल हो रहा है। बिहेवियरिज्म लोग पहले के जो बिहेवियरिज्म थ्योरी देते थे वो लोग अप्रोच इसे करते थे। अभी बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविज्म पे ध्यान दिया जाता है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावादिता में ध्यान दिया जाता है। तो ये ड्रिल और प्रैक्टिस जैसे जो ऑप्शन है ना वो गलत हो जाते हैं। एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये भी गलत है। फिक्स्ड प्रोसेस जहाँ पे आ गई, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस का इस्तेमाल करने के लिए आप बोलेंगे तो क्या हर जगह वो इस्तेमाल होगा, वो सही निकलेगा? नहीं, गलत निकलेगा, है ना। तो ये गलत है। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, हाँ, एनालॉजीज का इस्तेमाल करके, मतलब समरूपों का इस्तेमाल करके आप बच्चों को एनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे कि अलग अलग एनालॉजीज का इस्तेमाल करके आप सीखिए, तो वो बिल्कुल सही है। जहाँ पर भी ये जो डिफरेंट एनालॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत अच्छा अप्रोच होता है टीचिंग लर्निंग मेथड में, ठीक है। 4th नंबर, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट। भाई, फियर पैदा करके तो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते, तो फिर स्कूल के बच्चे हैं, है ना, लर्नर हैं या बच्चे हैं, कैसे सीखेंगे? कभी नहीं। बच्चा अगर डरा हुआ है तो उस पर सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, इसलिए तो पनिशमेंट वगैरह नहीं देनी चाहिए बोलते हैं, या फिर स्कोल्ड नहीं करना चाहिए, यही कारण है। तो फियर जो है जनरेट करके बच्चे को आप कभी नहीं सिखाएंगे, बल्कि उसे और भी ज़्यादा डरा कर उसका जो नॉलेज है वो भी और डाउन हो जाएगा। वो जो सीख रहा है, जो आता है, वहाँ पर भी उसकी रुकावट हो जाएगी, बाधा आ जाएगी, और वो कभी कुछ नहीं अच्छा कर पाएगा। तो ये फियर वगैरह जनरेट करना, ये सब तो बहुत ही गलत है। तो हमारा बेस्ट आंसर है एनकरेजिंग यूज ऑफ नॉलेज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। 3rd नंबर आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय। लर्निंग के लिए जो प्रेरणा है वो कैसे सस्टेन रह सकती है? अधिगम की जो अभी प्रेरणा है वो किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पनिशिंग द चाइल्ड, देखिए सेम चीज, पनिश करना, फियर जनरेट करना, ये तो एकदम गलत है, एकदम नेगेटिव है। बच्चा डरा रहेगा तो उसको क्या मोटिवेशन, वो तो उस चीज़ से भागेगा, वो कहाँ लर्निंग करेगा। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं अपनी बच्ची को मैथ्स पढ़ा रही हूँ, इसमें उसको कोई जो ऑपरेशन है डिफ़िकल्ट लग रहा है, सपोज डिवीजन की बात की जाए, उससे वो डिफ़िकल्ट लग रहा है, मैं उसको पनिशमेंट दे रही हूँ, अगर उसने गलती कर दी तो क्या वो लर्न करना नेक्स्ट टाइम पसंद करेगी, सीखना पसंद करेगी? नहीं, वो डर के भागेगी, है ना। तो ऐसा पनिशमेंट या फिर फियर जनरेट करना बहुत ही गलत, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है बच्चों पे, बिल्कुल भी पनिशमेंट। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, देखिए बहुत इजी देंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करेगा, उसके बाद वो बोर हो जाएगा, फिर उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो उसका मोटिवेशन लर्निंग में नहीं रहेगा। फोकसिंग ऑन रोट मेमोराइजेशन, देखिए पनिशिंग द चाइल्ड, रोट मेमोराइजेशन, ड्रिल और प्रैक्टिस, ये सब एकदम नेगेटिव, नकारात्मक होता है। जहाँ पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो हमेशा गलत है, वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता। मास्टरी ओरिएंटेड मतलब आप एक गोल रख दीजिए, ठीक है, आज आपको यहाँ तक अचीव करना है, आज आपका ये टास्क है, यहाँ तक आपको करना है, इस तरह का जो अगर आप गोल रखेंगे ना, उस पर वो मास्टरी करते जाएगा,
वो उसके लिए क्या है, बेनिफिशियल है, उस पर उसको इंटरेस्ट रहेगा। हाँ, आज मैंने यहाँ तक कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट ये करना है। इस तरह की जो गोल आप सेट करते जाएंगे उस पर फोकस करेंगे, बच्चा उस पर हमेशा मोटिवेटेड रहेगा सीखने के लिए। तो आंसर हमारा सेकंड नंबर है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर उसे सिखाना। ठीक है, सस्टेन रखना उसको। मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इंट्रिसिक होता है अंदर से। अगर बच्चों को या किसी को, हमें भी, हम बड़ों को भी रहता है, आंतरिक अगर हमें अभिप्रेरणा नहीं होती है ना, तो हम किसी चीज़ को करने को तैयार नहीं होते हैं। फ़िलहाल तो मेरे लिए तो ऐसा है कि मेरे बच्चे जो हैं, जो नए लर्नर हैं या जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो सीखें और अच्छा सीखें, ये मेरा मोटिवेशन हमेशा रहता है। और ये मुझे अच्छा भी लगता है कि हाँ, कुछ तो मतलब कंस्ट्रक्टिव नॉलेज का निर्माण हो रहा है। ओके, तो मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए एक गोल होना चाहिए, और हर किसी का गोल होता है ना, पढ़ने के लिए। जैसे आप जो नए एस्पायरेंट है, सीटेट पास करना चाहते हैं, जो पुराने एस्पायरेंट हैं, जो अटेम्प्ट कर चुके हैं, उनका क्या गोल होगा कि वो और अच्छा स्कोर करें। जो अच्छा स्कोर करना, ज़्यादा स्कोर करना, उनका हो सकता है मोटिवेशन हो, इस तरह से। और जो बच्चे नए हैं वो सीटेट पास करके जॉब वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसको दें, वो उनका मोटिवेशन है। तो इस तरह से मोटिवेशन अलग अलग होता है, लेकिन अगर एक कोई गोल होता है ना, तो वो उस मोटिवेशन को सस्टेन रखने में बहुत ही आसान कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर, शेम यानी शर्मिंदगी क्या है, हैज़ नो रिलेशन टू कॉग्निशन। इसका संज्ञान से कोई संबंध नहीं, एकदम गलत है ना भाई। संज्ञानात्मक अगर नहीं है तो इंसान को शेम वाली फीलिंग ही नहीं आएगी, वो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो सोच से ही तो उसको शेम वाली फीलिंग आ रही है, तो संज्ञान से कैसे रिलेट नहीं करता है, तो ये गलत है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, यस, ये हो सकता है। मतलब देखिए, शर्मिंदगी वगैरह होने से क्या होता है कि संज्ञान पे नकारात्मक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, मतलब नकारात्मक प्रभाव डालता है, ये सही है। फिर भी नेक्स्ट हम देखते हैं, इज़ वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। अच्छा, किसी बच्चे को आप शेम फील करा के क्या लर्न करवा लेंगे, क्या आप उसको सिखा लेंगे? हाँ, वो कुछ नहीं सीखेगा। वो अगर शर्मिंदगी फील करेगा तो आगे और कुछ नहीं सीखेगा, वो हीन भावना उसके अंदर आ जाएगी, तो ये गलत है। शुड बी जनरेटेड फ्रिक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब बार बार, है ना, फ्रिक्वेंटली बार बार पैदा करना चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि वो सीखे। शर्मिंदगी आएगी तो क्या सीखेगा? सपोज एक छोटा सा एग्जांपल, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, बच्चे ने खड़े होकर आपसे कोई डाउट पूछ लिया, वो डाउट हो सकता है बहुत छोटा हो, और सब हंस दिए, और वो बच्चा क्या फील किया, ऑलरेडी वो शेम फील कर रहा है, उसके ऊपर आपने उसे डांट दिया, झपट दिया, है ना, तो वो क्या सोचेगा? क्या वो फिर से पूछेगा नेक्स्ट टाइम? उसको शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा फील होगी कि देखिए ये बच्चे, मतलब मेरे क्लासमेट भी हंस रहे हैं, टीचर ने भी मुझे डांट दिया, नेक्स्ट टाइम से वो नहीं पूछेगा, बिल्कुल नहीं पूछेगा। उसके कॉग्निशन, उसके संज्ञान पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी डाउट हो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। इस तरह की उसकी शर्मिंदगी जो है वो उसके कॉग्निशन पे, संज्ञान पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसीलिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है नंबर सेकेंड, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मोड क्या हो सकता है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली, है ना, इफेक्टिव यानी प्रभावशाली माध्यम कौन सा हो सकता है? रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, जहाँ पे रोट की बात की जाई है, पहले भी अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पे पहले बताया है, रोट जहाँ पे है, रोट, ड्रिल, प्रैक्टिस, ये गलत है। रोट मेमोराइजेशन पे तो फोकस ही नहीं करना है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, देखिए जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विषय जो कॉन्सेप्ट है, संकल्पनाएं हैं, उसके बीच संबंध को खोजना, हाँ ये अच्छा है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट है उसके बीच क्या रिलेशनशिप है, क्या वो उससे क्या मतलब एक दूसरे का के बीच संबंध स्थापित करना, मतलब क्यों है, कैसे हुआ, ये सब जो रिलेशनशिप वो एक्सप्लोर करता है, ये बहुत अच्छा है ना। लेकिन स्टिल हम और ऑप्शन को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, ये तो विदाउट एनालिसिस बोल दिया है तो एकदम गलत है। ऑब्जर्वेशन विथ एनालिसिस बोलता, विश्लेषण के साथ ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, ये एकदम सही होता, लेकिन ये विदाउट कर दिया है तो नेगेटिव है। इमिटेशन एंड रिपीटेशन, रोट मेमोराइजेशन, ड्रिल, प्रैक्टिस,
इमिटेशन और रिपीटेशन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जहाँ पे आता है वो एकदम नेगेटिव होता है, वो आपका सही आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इमिटेशन करना, रिपीट करना वही चीज़ होती है, ड्रिलिंग करना, है ना, रोट करना, ये सब नेगेटिव है। ये इस तरह से बच्चों को आप अभी बिल्कुल नहीं सिखा सकते। तो एक्सप्लोर कर रहा है अपने संकल्पनाओं के बीच रिलेशनशिप को, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। ये बहुत ही बेस्ट आंसर है। सेकंड नंबर हमारा आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अ टीचर शुड एनालाइज अ वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट ऑन अ गिवन टास्क बिकॉज। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्र की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों विश्लेषण करना चाहिए? एक टीचर को अपने बच्चों के द्वारा जो मिस्टेक किए गए हैं उसको क्यों एनालाइज करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। पनिशमेंट की बात आ गई जहाँ पर, वहाँ तो एकदम गलत हो जाएगा, पनिशमेंट तो देना ही नहीं है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसके हिसाब से वो कौन सा वो पनिशमेंट देगी, कितना ज़्यादा देगी, कितना कम देगी, इसको डिसाइड करेगी। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा, मतलब कितना देना है, कितना पनिशमेंट देना है, कितना सख्त देना है, इसको डिसाइड करेगी। तो एकदम गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ, ये सही है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एरर को समझना मीनिंगफुल है, लेकिन ये फिर भी कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है। और देख लेते हैं, हो सकता है कोई और ऑप्शन सही निकल जाए। She can segregate those who made more error in the comparison to other। अब सेग्रीगेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो नेगेटिविटी में आता है। अलग तो करना ही नहीं है बच्चों को, सब बच्चों को एक साथ लेके करना है। यहाँ पे बोल रहा है जो बच्चे ज़्यादा एरर करते हैं उसको कंपेयर कर देना। यहाँ देखिए, सेग्रीगेट भी करना, अलग भी करना और कंपेयर करना, तो ये दोनों ही गलत है। मतलब ऐसे बच्चों को कंपेयर करेंगे, कौन ज़्यादा मिस्टेक किया उसको अलग कर देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा कभी करते हैं? कोई नहीं करता है ना। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर। सिर्फ एरर को करेक्ट करते रहेंगे, जो त्रुटि है उसको सही करते रहेंगे, उसी के बेस पे लर्निंग होती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऐसा होता है क्या कि सिर्फ आप करेक्शन करते जाएंगे और उससे वो सीख जाएगा? भाई उसको आप टास्क नहीं देंगे, एक्टिविटी नहीं देंगे, समझेंगे नहीं, अपने टीचिंग और जो स्ट्रैटेजी है, मेथड है, उसको नहीं चेंज करेंगे, तो बच्चे को आप कितना भी करेक्शन करते रहें वो बार बार वही मिस्टेक करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये एकदम सही है। त्रुटियों की समझ, अगर टीचर समझ जाता है कि कहाँ पे त्रुटि कर रहा है, तो अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए वो अर्थपूर्ण है। वो समझ जाएगा कि कहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर रहा है, तो उसको कैसे अलग तरीके से उसको सिखाना है और उसको कैसे करेक्ट करना है, इस बात को वो समझ जाएंगे। तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, अपना जो मोड ऑफ टीचिंग है, उसको भी उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो हमारा आंसर ये सेकंड नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टुकड़ों में प्रस्तुत करते हैं जिसका एक दूसरे से कोई कनेक्टिविटी नहीं हो। मतलब आज कुछ और पढ़ाया, कल कुछ और बता दिया, परसों कुछ और बता दिया, उसका एक दूसरे से आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसमें उनको डिफिकल्टी होगी। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि आप बच्चे को अलग अलग चंक्स में, टुकड़े टुकड़े में अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? एक दूसरे से उसका कोई रिलेटिविटी नहीं होगा। जब आप एक चैप्टर शुरू करते हैं तो उसको कंप्लीट करते हैं, अलग अलग चंक में भी अगर अलग अलग टुकड़ों में पढ़ाते हैं, लेकिन डिसकनेक्टेड नहीं हो, वो कनेक्टेड हो, तब उन्हें समझ में आएगा। यहाँ पे डिसकनेक्टेड की बात की गई है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। अगर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं तो क्या उनको सीखने में परेशानी होगी? ये तो गलत है। आंतरिक रूप से अगर वो प्रेरित हैं तो सीखने में तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो और भी अच्छे से सीखेंगे। लर्निंग इज सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज, ये तो एकदम सही बात है। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। देखिए, सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज होता है, मतलब सोशल आप किस चीज़ों को लेके समझाते हैं, सिखाते हैं, करते हैं, तो वो तो अच्छे से सीखता है। तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम आजकल तो यही बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्टिविज्म जो नॉलेज है, कि जो बच्चा सीख रहा है वो अपने आसपास की चीज़ों, सराउंडिंग से कनेक्ट करते हुए, रिलेट करते हुए चले, ताकि वो उसे आसानी से सीख सके। तो यहाँ पे तो उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्वेश्चन में पूछा है कि डिफ़िकल्टी कब होती है, तो ये दोनों तो आसान करता है लर्निंग को। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे। अगर एक कंटेंट को अलग अलग तरीके से समझाया जाए तो बच्चे तो और भी आसानी से सीखेंगे, उन्हें और भी आसानी होगी सीखने में, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी की बात की गई है कि उस बच्चे को सीखने में डिफ़िकल्टी कब होती है, तो जब
एक सूचना जो है अलग 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 टुकड़ों में एकदम डिस्कनेक्टेड वे पे प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि उसका कनेक्टिविटी एक दूसरे से ना हो, ऐसे इंफॉर्मेशन को आप दे रहे हैं बच्चों को, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और यहाँ पर लर्निंग उसकी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी के 6 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे, है ना। बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? हाई अराउजल, हाई फियर, मतलब बहुत उच्च उत्तेजना होनी चाहिए और उच्च भय होना चाहिए। देखिए जहाँ पर ना फियर जैसी बात हो जाती है ना, चाहे कितना भी अराउजल क्यों ना हो, वो गलत हो जाता है। फियर में बच्चा कभी लर्न नहीं कर सकता, नहीं सीख सकता। लो अराउजल, हाई फियर, अब यहाँ पर ये भी गलत है, फियर की बात की है। मॉडरेट अराउजल, नो फियर, हाँ ये सही लग रहा है। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, नो अराउजल, नो फियर। देखिए नो अराउजल बोल रहे हैं, मतलब अराउजल तो होना चाहिए, उत्तेजना थोड़ी तो मतलब एक्साइटमेंट होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होगा तो मुश्किल होगा। नो अराउजल, एक्साइटेड ही नहीं है बच्चा कोई टॉपिक पढ़ने के लिए और कोई फियर नहीं है, तो वो क्या इंटरेस्ट लेगा, वो तो बिल्कुल इनअटेंटिव और बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड रहेगा। यहाँ पे मॉडरेट अराउजल मतलब संतुलित उत्तेजना है, मतलब सीखने का जो है उसका एक्साइटमेंट है वो संतुलित है, और नो फियर है, बिल्कुल भी भय नहीं है। तो ये ऑप्शन बेस्ट होता है। बच्चा बिना किसी भय के संतुलित उत्तेजना में अच्छे से सीख सकता है। बहुत ज़्यादा हाई अराउजल रहेगा, बहुत उच्च उत्तेजना रहेगी तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, अटेंटिव नहीं हो पाएगा, और उसके साथ फियर की जहाँ बात की गई वो गलत है। और यहाँ पे अराउजल ही नहीं है, कोई उत्तेजना नहीं। जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्टेड ही नहीं रहोगे सीखने में, तो आप बैठोगे क्यों उसको सुनने के लिए या सीखने के लिए, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडरेट अराउजल, नो फियर। इस तरह से आज 24 क्वेश्चन करते हैं हम, बाकी के 6 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, क्योंकि आपका मोटिवेटेड रहना और अपना इंटरेस्ट बनाए रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जितने क्वेश्चन किए हैं मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और आपको किसी तरह का अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे कमेंट करके। और मेरी अगर कोशिश आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना समझाना आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।